सबसे पहले बात करते हैं अचानक मौसम में आए बदलाव की। पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के बाद कई जगहों पर रास्तों में पानी आ गया। सड़कों पर भी पानी ही पानी नजर आया। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैदल रास्ते भी बारिश से लबालब भरे नजर आए। उत्तरकाशी के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली में भी जमकर बारिश हुई। साथ ही बागेश्वर और पिथौरागढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में भी कमी देखी गई। ठंड भी बढ़ गई है। मई के महीने में हो रही बारिश से गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन कई तरह की फसलों का भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा बारिश की भी संभावना जताई है। ऐसे में बरसात को लेकर तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड में इस बार मौसम की मार ज्यादा पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बार समय से पहले मानसून की एंट्री की संभावना जताई है और पूरे मानसून सीजन में बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने की बात कही गई है। राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ते में आ सकता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का पैटर्न बदला नजर आ रहा है। दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम को तेज बारिश देखने को मिल रही है। मानसून है वो अबाव नॉर्मल जो है उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जो है अबाव नॉर्मल जो है मानसून वो रहेगा। उत्तराखंड में भी जो मॉडल प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं तो उसमें अबाव नॉर्मल के लिए वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल उत्तराखंड ऐसे भी अगर नॉर्मल देखें इसका तो आसपास के स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हायर साइड में मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमारे लिए दिक्कतें। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी नगर निगम ने तो बरसात से पहले ही नालियों की सफाई शुरू कर दी है। शहर में छोटे नालों के साथ रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नालों में सफाई शुरू हो चुकी है, ताकि नालों से पानी ओवरफ्लो होकर शहर में ना भरे और जान माल का नुकसान ना हो। पूरे हल्द्वानी नगर निगम की नदी नालों को, जितने छोटे नाले, बड़े नाले, नालियाँ सभी को साफ करने का अभियान हमने चलाया हुआ है और इसी प्रकार रकसिया नाले को भी हम सफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्द्वानी नगर निगम में जितने भी नाले हैं छोटे बड़े सभी की सफाई मुझे लगता है कि हो जाएगी। हर साल मानसून सीजन में भारी बारिश की वजह से नुकसान होता है। ऐसे में बारिश को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है, ताकि चारधाम में आने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल शहर के साथ यहां की सड़कों का जल्द ही कैरिंग कैपेसिटी तय करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस बेंच ने CBRI यानी कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को आदेश दिया है कि 3 महीनों के अंदर नैनीताल का पूरा जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए और रिपोर्ट बनाई जाए कि नैनीताल शहर की लोड कैपेसिटी कितनी है। वहीं कोर्ट ने रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी निर्देश दिए हैं कि वो नैनीताल आने वाली अभी सभी सड़कें, चाहे कालाडूंगी रोड हो या फिर हल्द्वानी हो, भीमताल, कैंचीधाम जाने वाली सड़कें हों, इन सभी का भी सर्वे किया जाए और कैरिंग कैपेसिटी की जानकारी को जुटाया जाए। उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप ये स्टडी करिए कि जो नैनीताल की इंटरनल रोड्स हैं एज वेल एज द मेन रोड एज वेल एज द रोड्स कमिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू नैनीताल एंड कालाडूंगी टू नैनीताल, वो किस हिसाब से वहाँ ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो सकता है, प्लस रोड उनकी कैपेसिटीज क्या है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको बोला है कि जो जियोलॉजिकल यहाँ का वो है लैंडस्केप, उसके बेसिस पे कि एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है उसको स्टडी करके बताया जाए। CBSE ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आज एक ही दिन जारी किया। हालांकि लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में उत्तराखंड पिछले सालों के मुकाबले पिछड़ गया। 10वीं की बात करें तो उत्तराखंड में 92.99% स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि 12वीं कक्षा में 86.1% स्टूडेंट पास हुए। एजुकेशन हब माना जाने वाला देहरादून 12वीं परीक्षा में टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया, जबकि 10वीं में यही हाल रहा और देहरादून रीजन 14वें नंबर पर रहा। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे कंप्यूटर में आए हैं 100, और जिस हिसाब से मैंने किया था उस हिसाब से तो मतलब एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा लो ही है, और उस हिसाब से हाँ हिसाब से मार्किंग अच्छी करी। आगे मैम मैंने सोचा है मतलब बीटेक करना है, मतलब अभी मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी मेरा एडवांस का पेपर भी है 18 मई को, तो देखते हैं अगर मतलब कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो इंजीनियरिंग करनी है CS में।
हर दिन फेक न्यूज़ आ रही थी कि आज निकल रहा है रिजल्ट, कल निकल रहा है रिजल्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और आज फाइनली किसी और ने कॉल करके बताया कि आज रिजल्ट निकला है, तो फाइनली आज देखा, सोकर उठकर सीधा। खुश हो काफी इतने मार्क्स से? हाँ खुश हूँ, मतलब ठीक है, बहुत मेहनत करी थी, उस हिसाब से मुझे कम लग रहा है, पर माई पेरेंट्स आर लाइक वेरी हैप्पी। सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले बच्चों को बधाई दी है और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। सीएम धामी ने कहा कि ये सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। देहरादून में 14 मई को बीजेपी ये यात्रा निकालेगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा के माध्यम से सेना की इस शौर्य गाथा से आम जनता को अवगत कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सारे आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया है, तो एक उत्साह का वातावरण पूरे देश भर के अंदर है। इसलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए नागरिक इसके बैनर तले हमारी जो यात्रा है तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, ये कल राजधानी में निकलेगी। उसके बाद हम सभी जनपदों में यात्रा निकालेंगे और उसके बाद विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे। उत्साही लोगों को हम सबको इकट्ठा करके और देश के प्रधानमंत्री को संदेश देंगे कि आपके निर्णय से साथ पूरा देश खड़ा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बार फिर से नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस की अहमियत सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने अब इसे और ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है। राज्य के 6 और जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव और वैश्विक हालात के बीच अब एक बार फिर चर्चा में है सिविल डिफेंस सिस्टम। सिविल डिफेंस यानी आपातकालीन हालात में आम लोगों की सुरक्षा की वो तैयारी जो युद्ध हो या आपदा हर स्थिति में मददगार साबित होती है। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सिविल डिफेंस की अहमियत बढ़ी थी, लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम कहीं पीछे छूट गया। अब जब फिर से तनाव की स्थिति बनी है तो सिविल डिफेंस सिस्टम की ओर ध्यान गया। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने उत्तराखंड में सिविल डिफेंस को और मजबूत करने के निर्देश दिए। फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ देहरादून में था, अब इसे चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत 6 और जिलों में गठित किए जाने की प्लानिंग है। सिविल डिफेंस का अभी जनपद उत्तराखंड में केवल 1 है। उसकी आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाने पर चर्चा की गई। ये कहा गया जो संवेदनशील स्ट्रक्चर हैं, जो संस्थान हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसका सुरक्षा जो है उसका देखा जाए, उसका परखा जाए उसको और सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। उत्तराखंड सामरिक नजरिए से संवेदनशील राज्य है। चीन और नेपाल की लगती सीमाएं, भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहां आती रहती हैं। ऐसे में एक संगठित और ट्रेंड सिविल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ नागरिकों की जान बचा सकता है, बल्कि संकट काल में सेना और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। अब इस पर विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, लेकिन हल्द्वानी के पूर्व सैनिकों का सरकार को समर्थन मिला है। हल्द्वानी में ऑपरेशन सिंदूर की खुशी का जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। पूर्व सैनिकों का ये कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसलिए सिर्फ 5 दिन में ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। देश के प्रधानमंत्री का और भारतीय सेना का जो कदम है बहुत ही सराहनीय और देश हित, राष्ट्र हित में, आम जनता के हित में तथा इसके साथ साथ जो जवान हमारे सीमाओं पर तैनात हैं उनके सबके हित को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हर कोई देश ये नहीं चाहता है कि उसकी कैजुअलिटी हो ज़्यादा, हर कोई अपना सेफ रहना चाहता है, लेकिन जो हमारे आर्मी ने काम किया है और जो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट थे, जो हमारे आर्म्स थे, उन्होंने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उस हिसाब से भी उसको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा कि भारतीय सेना के पास ये भी है, भारतीय सेना ऐसी भी है।
7 मई को ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 7 मई को जिन घरों में बच्चों की किलकारी गूंजी, वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। सात मई की तारीख शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाए। ये वो दिन था जब दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर भारत की ताकत देखी और भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जिसके बाद विश्व भर में जहां ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, वहीं इस दिन जिन बच्चों का जन्म हुआ, उन बच्चों की भी चर्चा हर ओर हो रही है और परिवार खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उनके घर इस दिन किलकारी गूंजी। और अब परिजन बच्चे के नाम को यादगार बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम गर्व भी महसूस करते हैं कि ये उस दिन पैदा हुआ है जिस दिन की भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक नया भारत दिखाया जो अपने आप में यादगार दिन बन गया। ऐसे में वाकई में उन लोगों के लिए ये डबल सेलिब्रेशन है जिनके घर इस दिन नन्हा मेहमान आया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती तकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में गुलदार और कुत्तों के आपस में, और अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान बना रखे हैं तो ये खबर आपके काम की है। नैनीताल में नए टैक्स लगाए गए हैं। वन विभाग से लेकर कैंट तक के अपने अपने टैक्स हैं, तो नगर पालिका के शुल्क भी भारी बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरोवर नगरी की इन वादियों की ठंडक आपके लिए अब महंगी हो गई है। सबसे पहले नगर पालिका ने एक गाड़ी का पार्किंग शुल्क 500 रुपए किया, जिसके बाद अब शहर के अंदर पार्किंग के साथ टोल टैक्स भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं। वहीं नैनीताल कैंट ने भी अपने इलाके में पार्किंग और गाड़ियों की आवाजाही पर 200 रुपए शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही वन विभाग ने टिफिन टॉप से लेकर चाइना पीक तक जाने वाले पर्यटकों पर टैक्स लगाया है। नगर पालिका ने हर क्षेत्र में, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, नगर पालिका हो, तो ये जो ग्रामीण से लोग आ रहे हैं उनको टैक्स का असर पड़ने लगा है। जो साग सब्जी जो ला रहे हैं गांव से, उनको यहाँ आने में दिक्कत है और जो टैक्स पड़ने बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो हमें भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो टूरिस्ट आ रहा है वहाँ भी वो बहुत गंदगी है, तो इको टैक्स वहाँ भी हम लोगों को लगाना चाहिए। तो सर बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने टैक्सेस लगेंगे तो हम कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, गाड़ियों का, बाकी खाना पीना, सब कुछ इतनी महंगे। ऊपर से आप दोनों तरफ से टोल बना देंगे, हर बार जाना आना टोल कहाँ से आदमी दे। आम आदमी के बस की बात नहीं कि इतना टोल दे सके। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पालिका ने पार्किंग शुल्क बढ़ाया, इसके बाद टैक्स लगाने की होड़ सी लग गई। वहीं स्थानीय लोगों पर भी टैक्स की मार पड़ रही है, लिहाजा डीएम से लोगों ने शिकायत की है। माननीय न्यायालय के आदेश से भी पालिका ने कुछ टैक्स जो है वो इम्पोज करे हैं, तो इसमें हम लोग जो इश्यूज आ रहे हैं विभागीय कोऑर्डिनेशन के और स्थानीय लोगों को उससे जो समस्या हो रही है उसको लेकर अभी 1-2 विभाग मेरे पास आए हैं, उनको हम लोग एक जॉइंट मीटिंग सभी की कराकर इसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व कर। नैनीताल में लगे नए टैक्सों का असर टूरिस्टों की जेब पर पड़ रहा है। अगर आप भी गर्मी के मौसम में सर्दी का मजा लेने नैनीताल आ रहे हैं तो नए टैक्स का भार आप पर पड़ने वाला है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को भी शुरू कर दिया है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे का दरअसल यहां पर कहना है, जो कि पर्यटन सचिव हैं, उनका कहना है कि अगर श्रद्धालुओं का कोई दल 25 या उससे ज्यादा की संख्या में है तो वो रजिस्ट्रेशन टीम को अपने ठहरने की जगह पर बुला सकता है। टीम वहां पर पहुंचकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगी। चारों धाम में अभी तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले, और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं।
कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से घोड़े खच्चरों को भी जूझना पड़ता है। केदारनाथ रूट पर इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा अब कम हुआ है, पर यह वायरस आगे ना फैले इसके लिए उत्तरकाशी, नैनीताल, यहां तक कि यूपी से भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वापस काम पर लौट आए हैं। कोविड जैसा एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा फैला कि घोड़े खच्चर बीमार हो गए थे, जिसमें नाक से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की दिक्कत की वजह इनके लिए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से 4 दिन घोड़ा खच्चर यात्रा रोकनी पड़ी तो 13 घोड़ों की मौत भी हुई। हालांकि यमुनोत्री रूट पर घोड़े खच्चर अभी सुरक्षित हैं। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस हॉर्स फैमिली यानी कि घोड़े, खच्चर और गधों में होता है, किसी दूसरे जानवर में नहीं फैलता। कोविड की तरह इसमें भी RT-PCR टेस्ट होता है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाता है। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से ठीक होने में 7 दिन लगते हैं। केदारनाथ रूट पर घोड़े खच्चर वाले यूपी से भी आते हैं, तो पहाड़ों में भी कई जगह सामान ढोने को खच्चरों का इस्तेमाल होता है। नैनीताल में 94 घोड़ों में टूरिस्ट घूमते हैं। ऐसे में एहतियातन सभी जिलों से सैंपल कलेक्ट करके जांच को भेजे जा रहे हैं। उत्तरकाशी बिल्कुल सुरक्षित चल रही है यात्रा, वहाँ कोई भी केस नहीं है, जबकि पॉजिटिव वहाँ भी थे स्टार्टिंग में, बट वो होम क्वारंटाइन करके ठीक रहे। नैनीताल से भी हमारा सैंपल गए हैं, इवन बिजनौर से भी गए हैं यूपी से। यूपी के हाथरस में भी कुछ केस पास मिले हैं, जैसा कि मेरे को NRC के साइंटिस्ट ने बताया है, लेकिन सब जगह सुरक्षित है। विभाग के मुताबिक एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस 16 साल में दोबारा एक्टिव होता है। इससे पहले साल 2009 में पहली बार 4 धाम यात्रा में ही इस वायरस का पता लगा था। तब यात्रा में करीब 50 घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। वहीं 2010 में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ रूट पर भी ये बीमारी सामने आई थी। चूंकि इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं थी, 2009 के बाद इसका एक्ट तैयार हुआ है और फिर प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। 15-16 साल के बाद ये रिपीट हुई है। इन्फ्लुएंजा है, केवल घोड़े से घोड़े में या म्यूल्स में या गधे में फैलता है, हॉर्स फैमिली में जाता है, उससे गाय भैंस में या मनुष्यों में नहीं आता। पहाड़ों में सामान ढोने का काम हो या केदारनाथ और यमुनोत्री की पैदल यात्रा, खच्चर के बिना काम नहीं चलता। ऐसे में कोविड जैसा खतरनाक वायरस केदारनाथ रूट से बाहर ना फैले, इसके लिए एहतियातन जांच के साथ सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से चारों धाम की यात्रा पटरी पर लौट आई है। पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम सहित सभी तीर्थ स्थलों पर रौनक दिखाई दे रही है। वहीं भारत के प्रथम गांव माणा में लगने वाले पुष्कर कुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। बुधवार से पुष्कर कुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कारोबारी में भी खुशी दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से यात्रा ने जोर पकड़ लिया है और जो है पीक सीजन जो जिसे कहते हैं हम लोग, यात्रा बड़ी अच्छे ढंग से चल रही है और जो है व्यापारियों में बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ का रोजगार जो है तीर्थाटन से ही है। यात्रा चलेगी तभी यहाँ रोजगार भी चलेगा और ये बहुत अच्छी बात हुई कि युद्ध समाप्त हो गया और उससे यात्रा में जो है बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ों पर मौसम पल पल बदल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग कर रही है और पहाड़ों पर ठंड से बचाव की जानकारी भी दे रही है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिनको लगता है कि ऐसी बीमारी है कि इनका ऊपर जाना तीर्थ यात्रा के लिए वो ठीक नहीं होगा, तो उसमें उनको कमेंट भी लिखा जाता है कि भाई आपके लिए फिट नहीं, उनको सलाह भी दी जाती है। और साथ साथ जो भी SOP सरकार के द्वारा बनी है तीर्थ यात्रा के लिए, वो भी उनको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाती है। उत्तरकाशी के खुरमोला गांव में माता राजेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे भक्त माता की डोली के साथ जमकर झूमते नजर आए। 8 दिन तक खुरमोला गांव में पूजा अर्चना के बाद माता की डोली अपने प्रवास के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त माता के मंदिर में पहुंचता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
भगवती है, राजेश्वरी माता है, उसकी यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और ये 8 दिन तक, आज 8वां दिन है, आज पूरी हो गई है और हमारी जो माता है आज वापस जाएगी, अपने स्थान पे जाएगी और आज उनकी पूरी हो गई है। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे इसका आशीर्वाद मिला है और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर वापस आऊँगी। आदि कैलाश यात्रा ने पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर रौनक ला दी है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ से लेकर अंतिम गांव कुटी तक देश भर के सैलानियों से पटा हुआ है। यात्रा को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं, बावजूद इसके हजारों सैलानी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। देखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जो जुनून बीते साल नजर आया था, कुछ वैसा ही नजारा इस बार का भी है। आलम यह है कि 1 मई से अब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के हजारों लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या में आने वाले दिनों और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है, जिसे देखते हुए इंतजाम भी किए गए हैं। उच्च हिमालय में मौजूद धार्मिक स्थलों को लेकर सैलानियों के जुनून ने पर्यटन कारोबार को भी परवान चढ़ाया है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ शहर के होटल से लेकर कुटी तक के होम स्टे पूरी तरह पैक हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और समस्त सुविधाएं यहाँ पे दुरुस्त कर ली गई हैं और जो यात्री आदि कैलाश आने वाले हैं उनकी क्वारीज यहाँ पर आ रही हैं। यह संभावना है कि 15 तारीख बाद आदि कैलाश आदि कैलाश की बहुत अच्छी यात्रा रहेगी और काफ़ी यात्री यहाँ पर आएंगे। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे। इसके बाद यह इलाका पूरे देश में चर्चित हुआ है। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल 35,000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पहुँचे थे। यात्रा को लेकर बढ़ रहा क्रेज हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, नाभी और कुटी में पर्यटन कारोबारियों की जैसे चांदी हो गई है। आदि कैलाश क्षेत्र में भले ही अब भी सुविधाएं बहुत ज्यादा न हो, बावजूद इसके बॉर्डर इलाकों में सैलानियों की रौनक लगातार बढ़ रही है। काफी आसान हो गया रोड बनके, यहाँ हमें भी बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है और यात्री को भी अच्छी सुविधा मिल रही है। काफी अच्छा लगता है अपने साइड को। आदि कैलाश, बड़े कैलाश, छोटा कैलाश यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधा मिल चुकी है। टूरिज्म और अच्छे से बढ़ जाएगा और 5वां धाम अगर घोषित हो जाता है ये एरिया, तो इस पूरे व्यास वैली को और एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैदान की आग उगलती गर्मी के मुकाबले यहाँ पहुँचे सैलानियों को मौसम से भी खासी राहत तो मिल ही रही है। साथ ही उन्हें वो सब कुछ भी देखने को मिल रहा है जिसकी चाहत हर किसी की होती है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों को लेकर लोगों में जिस तेजी से क्रेज बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर काफी कुछ बदली नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बाइक और स्कूटी सवार बदमाश लोगों को निशाना बना रहे हैं और इससे पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई तरह के गैंग इन दिनों राजधानी में सक्रिय हो गए हैं, जो कि फोन, चेन, पर्स और अन्य सामान को छीनते हैं। पिछले 5 महीनों में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। पुलिस ने भले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। तरह का, लेकिन जिस तरह की घटना, कभी स्नैचिंग की जो बात आती है, जनरली ऐसा देखा गया कि ऐसे युवा जो भ्रमित होकर कहीं नशे की आदत में चले जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह के छोटे मोटे अपराध कर लिए जाते हैं। बट अभी इस तरह के जो दोनों को पकड़ा गया है, तो उनकी हिस्ट्री के हिसाब से लग रहा है जिस तरह से पहले वाहन को चोरी करा, फिर उससे स्नैचिंग को अंजाम दिया, आगे भी ये घटना करने के मूड में थे। 2 गाड़ियाँ और इन्होंने चुराई थी जिसको ये बेचने की फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये नशे की उसमें नहीं, बट डेफिनेटली क्रिमिनल माइंड से ये काम कर रहे थे। बढ़ते आगे, रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रोल हेडी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाश में कॉम्बिंग लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों पर चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लोगों को जो पकड़ने की कोशिश करी, इनके द्वारा भागने की फिराक में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल इनको न्यूट्रलाइज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक व्यक्ति, एक जो अभियुक्त है नौशाद, उसको
पकड़ा जा सका है। हालांकि उसकी पैर में गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बाकी 2 अन्य व्यक्ति जो भी फरार चल रहे हैं, उनके जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उस पर पुलिस लगातार तलाश दे रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।